बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4। आज हम बताएंगे इसमें ओवरी के बारे में। इसके पहले हमने ग्रंथियों का जिक्र किया, उसी अंतःस्रावी ग्रंथियों में इसको हम बता रहे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में एक सर पर अगर हाथ रखिए तो सर पे 2 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, पीयूष और पीनियल। फिर उसके बाद गले में पाई जाती है जिसको हम लोग थायराइड और पैराथायराइड कहते हैं, 2 वहाँ पर ग्रंथियाँ हो जाती हैं। फिर उसके बाद चेस्ट कैविटी का आता है जिसको थाइमस ग्रंथि हम लोग कहते हैं। फिर उसके बाद ओवरी आता है। फिर उसके बाद अगर महिलाओं का है तो ओवरी हो जाएगा और पुरुषों का है तो टेस्टिस हो जाएगा, और अग्नाशय फिर उसके बाद बताया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं इस समय लेक्चर नंबर 4 में। आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन साइकिल की। ठीक, किसकी बात करेंगे? मेंसुरेशन साइकिल। देखिए, मेंसुरेशन साइकिल को मासिक चक्र भी कहा जाता है, तो लिख देते हैं मासिक चक्र। ठीक, इसको समझने से पहले और भी कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे जो क्रियाएं ओवरी में होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसमें ओवरी ग्रंथि की, जिसमें हम लोग सबसे बड़ा टॉपिक जो इसका है मेंसुरेशन का भी उसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग ओवरी के बारे में पहले ही तो समझ लेते हैं। ओवरी, ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहते हैं। अंडाशय, देखिए क्या है कि ओवरी में अंडाशय में बहुत, समझ लीजिए बहुत अंडे इसमें होते हैं जो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। इतने अंडों में निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। अब निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, फिर भी इससे हार्मोन्स निकलते रहते हैं। वो हार्मोन्स 3 प्रकार के निकलते हैं ओवरी से। अगर पूछा जाएगा आपसे कि ओवरी से कितने हार्मोन निकलते हैं तो बताइएगा ओवरी से 3 हार्मोन निकलते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। तीसरा होता है रिलैक्सिन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन। ओवरी की बात कर रहे हैं। महिलाओं का एक अंतःस्रावी ग्रंथि महिलाओं में पाई जाती है, उसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन्स उससे निकलता है। अब देखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन की अगर हम बात कर लें तो एस्ट्रोजन हार्मोन के वजह से सुंदरता आती है। तो लड़कियों की जो सुंदरता होती है वो किस हार्मोन के वजह से होती है? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से लड़कियों में सुंदरता होती है, बाल चमकने लगते हैं। इस वजह से इस एस्ट्रोजन को हम लोग ब्यूटी हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं भैया? ब्यूटी हार्मोन्स कहते हैं। और इसके अलावा ये महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है। ये महिलाओं में किसका विकास करता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है। इतनी बातें आपसे पूछा जाए एग्जाम में, बहुत बार आया भी है कि ब्यूटी हार्मोन किसे कहते हैं, तो बताइएगा ब्यूटी हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन को कहते हैं। इससे सुंदरता लड़कियों की रहती है और इसीलिए इसे ब्यूटी हार्मोन कहते हैं। इसके अलावा वो द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है। अब बात हम करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की। तो देखिए, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है इसको कहते हैं गर्भपात विरोधी हार्मोन। क्या कहते हैं भैया? इसको पहले समझ लीजिए। कहते हैं गर्भपात विरोधी। केवल आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए, आपको लिखने की उतना तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिख लेंगे तो हमेशा के लिए वो काम देगा। तो याद रखना, केवल आप ध्यान से इसको देखिए। गर्भपात विरोधी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन को। अब भाई किसी न किसी वजह से तो इसको कहा जाता है, कोई वजह तो होगी। तो वजह है, ये पहली बात तो जब गर्भधारण होता है तो माँ के गर्भ को मोटा बनाता है, यानी गर्भ की दीवार को
मोटा बनाता है। कौन सा हार्मोन गर्भ की दीवार को मोटा बनाता है? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भ की दीवार को मोटा बनाता है। किसे गर्भपात विरोधी हार्मोन कहते हैं? तो गर्भपात विरोधी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं। कौन सा हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है? तो वो होता है ब्यूटी हार्मोन या एस्ट्रोजन हार्मोन। और कहा जाएगा कि गर्भ की दीवार को मोटा कौन बनाता है? तो गर्भ की दीवार को मोटा बनाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब देखिए, जब दीवार गर्भ का मोटा हो जाएगा, पता चला कि कभी बाहरी आघात हो, किसी कारणवश घाव लग जाए या घाव की स्थिति हो रही हो, झगड़ा फसाद हो रहा हो या गिर जाए, तो ऐसी दशा में जो आवरण बना हुआ होता है प्रोजेस्टेरॉन उसको मोटा कर देता है। अब उस मोटा करने की वजह से उसमें जो संकुचन की अवस्था होगी, संकुचित होने की अवस्था, तो उस संकुचन से गर्भ टूट जाएगा। मान लीजिए गर्भ ऐसे बना है, ऐसे यहाँ पर बनाते हैं, ऐसे बना है, अब बाहरी इस पर आघात हो तो पता चला ये दबेगा, तो दबेगा तो टूट जाएगा और किसको क्षय पहुँचाएगा? उसमें जो अंडा सक्रिय जो बच्चे का रूप ले रहा है उसी को घात पहुँचाएगा और उसी को इसीलिए मोटा करके संकुचन को रोक देता है कि गर्भ को संकुचित होने से बचाता है, अर्थात इसे गर्भपात विरोधी हार्मोन कहते हैं। मोटा हो जाता ही बचाता है। तो किसको रोकता है? गर्भ संकुचन को रोकता है, गर्भ संकुचन को रोकता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलैक्सिन हार्मोन की। किसकी बात करते हैं? रिलैक्सिन हार्मोन की। किसकी बात करते हैं? रिलैक्सिन हार्मोन की। अब देखिए, रिलैक्सिन हार्मोन में लिखते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। देखिए, जब बच्चे का जन्म जब होता है वैसी दशा में माँ को अत्यधिक पीड़ा होती है और उस पीड़े को कम कर देता है हार्मोन जब निकलता है। जब बच्चा जन्म लेना शुरू होता है उस समय दर्द इतना अत्यधिक हो जाता है, जब वो ज्यों जन्म ले लेता है वैसी दशा में रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है और मांसपेशियों को रिलैक्स कर देता है। मांसपेशियों को रिलैक्स कर जन्म को आसान बना देता है। जन्म को आसान बना देता है। जन्म को आसान बना देता है। ठीक, तो ये रिलैक्सिन हार्मोन का काम है जो मांसपेशियों को रिलैक्स करके जन्म को आसान बनाता है। और देखते हैं भैया आगे। अब देखिए कुछ संरचना, अब आते हैं धीरे धीरे हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर। तो इसको समझाने से पहले आपको ही समझा दें कि ये जो ऐसा कुछ बना रहता है इसको हम लोग ओवरी कहते हैं, जो अभी हम समझाए हैं। करोड़ों अंडे होते हैं, अरबों खरबों, ही समझिए। अब यहाँ पर एक पाइप लगी होती है और एक ऐसा संरचना गर्भ में बना रहता है जिसे गर्भाशय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। अब अंडाशय और गर्भाशय के बीच में एक पाइप है, तो इस पाइप को हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पाइपिया को जो दोनों को जोड़ता है, यानी अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ने वाला जो पाइप है उसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब क्या होता है कि जब अंडा सक्रिय हो जाता है, जब इसमें मान लो कि उतने अंडों में से एक अंडा सक्रिय हो गया, ठीक, अब सक्रिय हुआ तो बेचारा धीरे धीरे बढ़ेगा। उसका स्थान यहाँ पर नहीं, यहाँ पर उसका स्थान बेचारा, जैसे ही समझिए कि अंगूर का पूरा गुच्छा लगा है, उस अंगूर के गुच्छे में से एक तोड़ लिया जाएगा। अब धीरे धीरे इस रास्ते द्वारा वो सरकता जाएगा। अब मान लीजिए इस सरकता यहाँ पर आ जाए, दिखाई दे रहा है पूरा।
अब मान लीजिए कि सरकता सरकता यहाँ पर आ जाए, तो ऐसने दशा में जब ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है तो इसे कहते हैं निषेचन क्रिया। क्या कहते हैं? निषेचन क्रिया कहते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे, या पूछा भी गया है कि बताइए कि निषेचन कहाँ होता है, तो बताइएगा फैलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद धीरे धीरे समय लग जाएगा इसमें 20-21 दिन, 21वां दिन, तो 21वें दिन में ये धीरे धीरे यहाँ पर चला आएगा और फिर उसके बाद बच्चे का रूप लेगा इसमें गर्भाशय में। अब क्या होगा, इसके बाद धीरे धीरे उसका प्रोसेस बढ़ना शुरू होगा। इतने गर्भ में वो अपनी आकृति पूरा धीरे धीरे अंग बनेगा, अब पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। 9 मंथ नियर अबाउट लगते हैं, माना जाता है ऐसा औसतन। तो ये चीज़ पूरा गर्भ पूरा हो जाता है 9th मंथ में। ठीक, अब देखा जाए निषेचन क्रिया तो फैलोपियन ट्यूब में होगा। अब आपको थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बताते हैं। हाँ भैया, कब से पढ़ा हुआ था कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझाइए। चलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल बताओ। देखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो इसके लिए दो जो हार्मोन्स है वो प्रभावकारी हैं। देखिए, मस्तिष्क के दो यानी इस पीयूष ग्रंथियां ना बहुत ही सक्रिय रहता है। इससे 2 हार्मोन्स निकलते हैं। कितने निकलते हैं भैया? 2 हार्मोन्स। एक LH हार्मोन होता है, एक FSH हार्मोन होता है। पीयूष ग्रंथि के LH और FSH हार्मोन का पूरा कमाल है। LH से होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH से होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये दोनों क्या कमाल करते हैं जरा उसको देखा जाए। देखिए, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम लोग देखना चाहें तो ये 3 भाग में बेचारा बटा रहता है। कितने भाग में? 3 भाग में। यानी 3 तारीख, अगर हम 1 तारीख से कोई चीज़ की गणना करें, इसे मान लो समझाने के लिए, तो हम 1 से 5 तारीख मानते हैं, एक खंड हुआ। फिर 6 से 14 तारीख मानते हैं, दूसरा खंड हुआ। फिर उसके बाद 15 से मानेंगे 21 तारीख। तो कितने खंडों में बांटा जा सकता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को? 3 खंडों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? 1 से 5 तारीख, 6 से 14 तारीख, 15 से 21 तारीख। देखिए, जब अंडाशय से शुक्राणु जब मिलते हैं तो वहाँ से क्रिया शुरू होती है धीरे धीरे। तो यहाँ पर क्रिया शुरू होगी। अभी ये जो पहली प्रक्रिया है ये साफ सफाई वाली प्रक्रिया है। क्या करती इस तारीख में क्या होता है? गर्भ की साफ सफाई होती है। तो बताइए, गर्भ की साफ सफाई कितने? तो 5 दिन लगभग लगते हैं औसतन। तो गर्भ की साफ सफाई होती है 1 से 5 दिन। अब क्या होता है, जब इस साफ सफाई हो जाती है तो इससे 2 हार्मोन्स निकलते हैं। इस पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं और इस ओवरी को प्रभावित कर देते हैं। इस ओवरी पर जाते हैं दोनों हार्मोन और इसको सक्रिय कर देते हैं। जब प्रभावी कर देते हैं तो धीरे धीरे 14वें दिन की जब स्थिति होती है, जब क्या होता है 14वें दिन की स्थिति, इस 14वें दिन में अंडा फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अंडा फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा 1 से 5 तारीख क्या होता है? तो 1 से 5 तारीख तक गर्भ की साफ सफाई होती है। फिर उसके बाद अंडा का विकास होता है। 14वें दिन क्या होता है? 14वें दिन अंडा फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अब देखिए, ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये 14वें वर्ष तक निष्क्रिय रहते। 14वें वर्ष से शुरू 14वें वर्ष के बाद, ऐसे लिखिए, गलती, 14वें वर्ष के बाद शुरू। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रक्रिया कब शुरू होती है? 14वें वर्ष के बाद शुरू होती है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, 1 से 5, 6 से 14, 15 से 21। 1 से 5 तारीख में क्या होता है? गर्भ की साफ सफाई। तो बताइए साफ सफाई वाली तारीख।
1 से 5, फिर उसके बाद होता है कि 6 से 14 तारीख, तो 6 तारीख के बाद अंडा का विकास होने लगता है। 14वां दिन जब होता है तो अंडा कहाँ सरक कर चला आता है, तो सरक कर उस पैपिया में चला आता है, जिस पैपिया में जाता है उसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो निषेचन की क्रिया 14वें दिन होती है। अब बात आती है 21वें दिन है। अब इसके बाद धीरे धीरे भाई सरकता हुआ वो चला जाएगा गर्भाशय में, और गर्भाशय में जाने के बाद वो धीरे धीरे प्रक्रिया अब बच्चे का अंग बनना शुरू होगा, तो जिसे हम लोग आंवल कहते हैं। क्या कहते हैं? आंवल कहते हैं। तो इस क्रिया को हटाएं, 21वें तारीख वाला बताते हैं। देखिए, तो हम कह सकते हैं 21वें दिन आंवल का निर्माण होता है। आंवल का निर्माण होता है। किस दिन आंवल का निर्माण होता है? 21वें दिन होता है। अब क्या हुआ कि इस फैलोपियन ट्यूब के जरिए यहां पर चला आया बच्चा, अब यहां पर ही चला आया। अब यहां पर इसका ही आवरण बना होगा, इसी आवरण को हम लोग प्लीसेंटा बोलते हैं। प्लीसेंटा, ऐसी प्लीसेंटा को हिंदी में आंवल कहा जाता है। अच्छा, ये 21वें दिन की क्रिया है। तो जब ये बन जाता है ना, तो इसके बाद जिसमें एक हार्मोन निकलने लगता है, इस प्लीसेंटा से एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं HCG हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहते हैं? HCG हार्मोन कहते हैं। तो पूछा गया था, बताइए HCG हार्मोन कब निकलता है? तो गर्भधारण के 21वें दिन HCG हार्मोन निकलता है। अब ये HCG हार्मोन जो होता है वो माँ के मूत्र में उपस्थित होता है, माँ के यूरिन में उपस्थित होता है। जिससे गर्भधारण का पता चलता है, गर्भधारण का पता चलता है। तो माँ के यूरिन में उपस्थित रहेगा, जिससे गर्भधारण का पता चलता है, अर्थात गर्भ को बताता है कि गर्भ धारण है कि नहीं। इसी वजह से इसका नाम गर्भ परीक्षक हार्मोन है। इसको एक और नाम से ही पूछा गया है भैया, गर्भ परीक्षक हार्मोन कहते हैं। तो गर्भ परीक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? HCG हार्मोन को। अब पूछा जा सकता है कि HCG हार्मोन का फुल फॉर्म बताइए। तो HCG का है ह्यूमन कोरियानिक, जी से हो जाएगा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो 21वें दिन निकलता है, प्लीसेंटा का निर्माण 21वें दिन होता है, इसी से गर्भ का पता चलता है। इसलिए इस हार्मोन को हम लोग, HCG हार्मोन को हम लोग गर्भ परीक्षक हार्मोन कहते हैं। चलिए देखा जाए इसके आगे। हमने तो ये सब चीज़ों का जिक्र किया। अब बात करते हैं पुरुष के टेस्टिस की। वृषण की बात हम लोग करते हैं। टेस्टिस, चलिए, जो टेस्टिस ग्रंथि है इससे निकलता है टेस्टोस्टेरॉन। क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन भैया निकलता है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। अभी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन निकलेगा तो कुछ ना कुछ काम करेगा। तो ये मनुष्य में स्वभाव उत्पन्न करता है, उग्रता उत्पन्न करता है। उग्रता का स्वभाव कह सकते हैं। क्या उत्पन्न करता है? उग्रता का स्वभाव उत्पन्न करता है। और 13 साल तक निष्क्रिय रहता है। गलती, 14 साल तक निष्क्रिय रहता है। क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है। 14 साल तक निष्क्रिय रहता है।
उसके बाद LH हार्मोन और FSH हार्मोन की अधिकता से सक्रिय होता है। जब सक्रिय होता है ना तो मनुष्य के स्वभाव में उग्रता उत्पन्न करा देता है। ऐसे ही हार्मोन की वजह से देखिए, जिसमें निकलना जब शुरू हो जाता है इस अवस्था में 15-16 साल की अवस्था में, तो देखिए बच्चे बहुत ही उग्र रहते हैं। वैसी दशा में आप देखे होंगे कि जब सहेलियों के लिए सब चलाते हैं तो उसके बाद हंडी रोंडी सब छोड़ देते हैं। तो इसी हार्मोन का ये सब नतीजा इसी हार्मोन की वजह से, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसी की वजह से होता है। और मनुष्य में ही दाढ़ी मूंछ का विकास करता है, यानी दाढ़ी मूंछ का विकास। तो बताइए दाढ़ी मूंछ का विकास कौन सा हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। ये किससे निकलता है? ये बिसर से निकलता है। और इसी में जो है जीन बनना, मतलब इसी में जीन का निर्माण होता है, यानी जेनेटिक के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार भैया? जेनेटिक के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए हमने ये सब खत्म कर दिया, खाली एक ग्रंथि को छोड़कर जितना हम बताए थे उसमें से आज बताएंगे अग्नाशय। इसके बाद चलिए देखते हैं अग्नाशय को। जितना लिखवा रहे हैं आप इसको समझते चलिए, और बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही हम इसको विवरण करके बता रहे हैं, बहुत विस्तृत रूप से बता रहे हैं, आप इसको समझिए। अब हम डालते हैं हेडिंग अगला, अग्नाशय। अग्नाशय। देखिए अग्नाशय को अंग्रेजी में पैनक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पैनक्रियाज कहते हैं। अब देखिए पैनक्रियाज में ये जो है दूसरी बड़ी ग्रंथि है। जरा सा इसको समझते हैं। देखिए अगर मानव का ये थोड़ा सा रफ वाला चित्र हम बनाएं तो इसको कहते हैं माउथ कैविटी, जिसको मुंह गुहिका कहते हैं या मुंह गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंह गुहा कहते हैं। ये होता है पाइप गला अर्थात ग्रासनाल होता है, ग्रासनाल। अब इस ग्रासनाल के इधर थोड़ा सा देखेंगे जब इस संरचना, तो ई अमाशय होता है जो अंग्रेजी के जे आकार का होता है, इसको कहते हैं अमाशय। अब देखिए अमाशय के बाद थोड़ा सा अगर इसको हम इधर लेकर अब जाएं, इस परिस्थिति में लेकर जाएं, तो इस कुछ सी आकार का, इधर भी भाई और भी संरचना इसी आकार का कुछ दिखाई देने लगता है, तो इसे हम लोग कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय। तो अग्नाशय का आकार अंग्रेजी के सी आकार का होता है। पूछा गया बहुत बार, और एक बार पूछा था कि बताइए अग्नाशय का रंग कैसा होता है, तो अग्नाशय का रंग गुलाबी। किस रंग का होता है भैया? गुलाबी कलर का होता है अग्नाशय का रंग, अग्नाशय। ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, जो अग्नाशय है इसमें से एंजाइम भी निकलता है और इसमें से हार्मोन्स भी निकलता है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मिश्रित ग्रंथि। इसको हटाते हैं और कुछ लिखवाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका जो संबोधन है वो है मिश्रित ग्रंथि। क्या है? मिश्रित ग्रंथि। क्यों? क्योंकि इसमें हार्मोन भी निकलता है, हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं, और इसमें दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल। इसीलिए जिसमें पाई जाती हैं अल्फा सेल बीटा सेल, उसे लैंगरहैंसिस की द्वीपकाएं कहा जाता है, द्वीपकाएं कहते हैं। तो पूछा जाएगा लैंगरहैंसिस की द्वीपकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अग्नाशय में। अल्फा सेल बीटा सेल कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। हार्मोन्स और एंजाइम निकलते हैं, उसे कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। ये मिश्रित ग्रंथि किसमें पाई जाती है? अग्नाशय में। दूसरी बड़ी सबसे ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय ग्रंथि होती है। ठीक, इसके बारे में हमने इतना चर्चा किया। अब हमारा जो सबसे मेन इसमें जो पूछता है हार्मोन्स में, वो अल्फा सेल और बीटा सेल से निकलने वाले हार्मोन होते हैं। जरा सा उसको देख लेते हैं।
जरा सा इसको भी देख लें। देखिए अल्फा सेल जो होता है इससे ग्लूकागान हार्मोन। तो बताइए अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो अल्फा सेल से ग्लूकागान हार्मोन निकलता है। और बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। अब देखिए जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये क्या करता है कि जो रक्त में ग्लूकोज होता है इसको ही वितरित करता है। तो लिखते हैं रक्त में बढ़े ग्लूकोज को कोशिकाओं तथा लीवर को वितरित कर देता है, वितरित कर देता है। अब देखिएगा और ये क्या काम करता है? ये जाता है फिर इससे मांग लाता है लीवर से। दोनों को समझाते हैं एकदम स्पष्ट हो जाएगा दोनों का दोनों। देखिए हमारे 100 ml रक्त में, हमारे 100 ml रक्त में 100 mg ग्लूकोज होता है। कितना? 100 mg ग्लूकोज होता है। अगर इस ग्लूकोज से इसकी मात्रा 100 से मान लो कम हो गई, 80 हो गई, 90 हो गई या 60 हो गया, तो ऐसी दशा में भूख लगने लगती है। अर्थात जो ये ब्लड है, ये ब्लड की मान लो पाइप है, इस ब्लड में हमें 100 ml रक्त में 100 ml मान लो एक अनुपात, उसमें 100 mg ग्लूकोज चाहिए। अब 100 mg ग्लूकोज लेकर ढो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं ढो सकता। तो जब हमें भूख लगेगी, मान लो 80 mg पर आ जाए तो हमें भूख लगेगी, तो ज़रूरत कितने की है? ज़रूरत है 20 mg की, जाहिर सी बात है। अब 20 mg की हमको ज़रूरत अगर है तो जब खाना खाने जाएंगे तो बताइए कि 20 mg क्या नाप सकते हैं? क्या खाते समय उसको नाप लेंगे कि नहीं भैया हमको 20 mg चाहिए, हम उतना ही खाएंगे? जब बढ़िया भोजन मिलता है तो आदमी दबा कर खाने लगता है। जब दबा कर खाएगा तो उसी दशा में जितना ज़्यादा खाना खाएगा उतना ज़्यादा ग्लूकोज हो जाएगा। अब ग्लूकोज मान लो हो गया उसके अंदर 150 mg आ गया, या मान लो 400, चलो 400 मान लेते हैं, 400 mg ग्लूकोज आ गया। अब क्या करेगा 400 mg ग्लूकोज? पहली बात तो ब्लड में ही जाएगा, ब्लड कहेगा भैया हम 100 mg से ज़्यादा ना ढो सकती, काहे खाए लाला इतना। तो इतना अगर ही हो चुका है और मना कर दे रहा है कि नहीं 100 mg हम लेकर जा सकते हैं, अब हमारे पास बचा 300, तो हम कहेंगे 300 mg लेकर कहाँ जाएं? तो 300 mg लेकर कहाँ जाएं? यही बेचारा इंसुलिन हार्मोन निकलता है, तुरंत कहता है अग्नाशय से भाईवा जाओ देखो ओवरलोड आ रहा, उसको जल्दी हटाओ वहाँ से। तो वो आता है 300 mg को हटाने लगता है। अब 300 mg जाएगा कहाँ कहाँ? तो 300 mg कोशिकाएं भूखी प्यासी रहती हैं, उनको दे देता है, और लीवर उसी जगह हाथ पसारे रहता है, कुछ उसको भी दे देता है, ज़्यादा यहाँ पर देता है कुछ उसको। 250 अगर देगा कोशिकाओं को तो 50 ठो देगा लीवर को। तो बताओ भूख लगना बंद हुआ। ठीक, अब बताइए जरा कि अगर इंसुलिन हार्मोन न रहे तो जो हम खाना खाएंगे वो खाना का ग्लूकोजवा इसी रक्त में ओवरलोड चलेगा। जब ओवरलोड चलेगा तो पता चला कि अगवा किडनी है, तो किडनी छननी होती है, ये जाता है जब एक्स्ट्रा, तो कहता है भैया इतना ओवरलोड कहाँ लेकर जा रहे हो? अगर ओवरलोड है तो पहले हटाओ इसको, जल्दी हटाओ इसको, तुम्हें बॉडी में लेकर ढोना नहीं है। अब उसी वजह से ये क्या करता है, ग्लूकोजवा यूरिन के सहारे छान कर, जो किडनी होती है छान कर यूरिन के जरिए इसको बाहर कर देती है। तो बताइए जब बाहर कर देती है तो वैसी दशा में कोशिकाएं भूखी प्यासी रहेंगी। भाई जब वो रक्त से वितरित हुआ ही नहीं, बाहर चला गया, तो कोशिकाएं अगोरता रह गई कि अरे अब आएगा, अब हमको देगा, अब आएगा, अब हमको देगा, तो मिला ही नहीं। तो ऐसी दशाओं में कोशिकाएं भूखी प्यासी रहती हैं। तो ये बार बार दिमाग को झकझोर देती हैं कि भूख लगी है जल्दी खाना लाओ, भूख लगी है। तो ऐसी दशा में हमेशा भूख लगी रहती है। और
इंसुलिन नहीं है तभी तो ये क्रिया हुई। तो इंसुलिनवा नहीं है तो ये जो रक्त में बढ़ा रहता है ग्लूकोज की मात्रा, उसे ही हम लोग शुगर कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं। समझाते हैं इसको। उसे ही क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं। यानी रक्त में बढ़े ग्लूकोज की मात्रा शुगर कहलाती है। तो बताइए, जब शुगर हो जाएगा तो किसकी कमी की वजह से हुआ? इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से शुगर इसी को कहते हैं मधुमेह रोग हो जाता है। अब जरा बताना कि रक्त में बढ़े ग्लूकोज की मात्रा को शुगर कहते हैं, इंसुलिन हार्मोन नहीं है इसीलिए उसमें बढ़ा था। तो बताइए इलाज के लिए डॉक्टर क्या देगा? तो इलाज में बेचारा कुछ नहीं, सुई लगाता है इंसुलिन की। किसकी लगाता है? इंसुलिन की सुई लगाता है। जब सुइया लगा देता है तो बेचारा जाता है ग्लूकोजवा को क्या कर देता है? ढकेल के कोशिकाओं में दे देता है। तो जान, ऐसा लगता है कि जान बची है, जान बची रह जाती, फिर व्यक्ति खाता है। लेकिन डॉक्टर इसके साथ साथ मना करता है, भैया ज़्यादा ग्लूकोज वाली चीज़ मत खाओ, ऐसा चीज़ खाओ जिसमें ग्लूकोज कम हो ताकि तुम ज़्यादा और जी सको। अगर तुम खाओगे तो बार बार सुई लगवाओगे इंसुलिन की, और जय कवर खाए क्या तय खबर उस सुई तय बार लगवाएगा। एक दिन में फिर जाएगा, लगवा कर आएगा, फिर खाना खा सकता है। इसीलिए कहते हैं जो शुगर का पेशेंट होता है, जो शुगर का रोगी होता है, वो हमेशा भूखा प्यासा रहता है। तो उसको हमेशा भूख लगेगी क्योंकि बेचारे कोशिकाएं हरदम भूखी रह जाती हैं। तो शुगर का जो पेशेंट है, शुगर का रोगी हमेशा भूखा प्यासा रहता है, भूखा प्यासा रहता है। तो शुगर का पेशेंट क्यों हमेशा भूखा प्यासा रहता है, ये आपको बातें समझ में आई। तो इंसुलिन हार्मोन का क्या काम हुआ? तो इंसुलिन हार्मोन का एक का काम हुआ कि बढ़े हुए, यानी रक्त में बढ़े हुए ग्लूकोज की मात्रा शुगर कहलाती है, इसी ग्लूकोज की मात्रा को हटाता है। तो इंसुलिन क्या काम करता है? ग्लूकोज को हटाता है। वो लिखवा दिए हैं, बढ़े हुए ग्लूकोज की मात्रा को हटा देता। चलिए अब हम बात करते हैं ग्लूकागॉन उसी जगह है। किसकी बात करते हैं? ग्लूकागॉन की। ग्लूकागॉन, देखिए ग्लूकागॉन अल्फा सेल से निकलता है। ये क्या काम करता है कि जब कभी शुगर का, देखिए मरीज नहीं, आम मरीज नहीं, स्वस्थ व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जब कभी मनुष्य को भूख लगता है, मान लीजिए ऐसी अवस्था हो कि उस समय उसको खाना ना मिल पाए, ऐसा लग जाए दिमाग को कि अब भोजन नहीं मिल पाएगा, तो ऐसी दशा में लीवर जो होता है, लीवर को गृहिणी कहते हैं। क्या कहते हैं? गृहिणी। जैसे गृहिणी सामान को बचा कर रखती है, फिर जब वक्त आता है आकस्मिक स्थिति में तो क्या करती है कि वही जुटाया हुआ पैसा, रखा हुआ पैसा ला कर देती है और काम चलाती है घर का। उसी तरह क्या होता है, लीवर भी जो 50-50 ml का, 50-50 mg का जो ग्लूकोजवा मांग रहा था, जिसको इंसुलिनिया दे रहा था, जुटा कर रखा था खूब। अब क्या होगा कि बेचारे को भूख लग गई, अब खाना नहीं मिलने की स्थिति है, तो ग्लूकागॉन से सब भाई अगना से कहेगा, जा भैया लीवर के पास जा, देखा खाना होना है। तो ये लीवर के पास जाता है, कहता है देखो बड़ी मजबूरी में है, यानी मजबूर परिस्थिति में, आकस्मिक स्थिति जिसको कहते हैं, आकस्मिक स्थिति। तो आकस्मिक स्थिति में जाता है लीवर के पास और उससे बचा हुआ ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को तोड़कर रक्त में ग्लूकोज बढ़ा देता है। तो देखिए जब कभी भी हमें भूख लगती है, ऐसी परिस्थिति में, आकस्मिक स्थिति में फंस जाएं जिसमें ही हमें लगे कि अब खाना नहीं मिलेगा,
तो ऐसी दशा में ग्लूकोज जाता है लीवर के पास, उसके पास ग्लाइकोजन की एक गठरी होती है जिसमें ग्लूकोज भरा होता है। कहता है तोड़कर अब वो तनिए बेचारा लेकर आता है रक्त में। बताओ अगर 80 mg हो चुका तो 20 mg दे देगा। उस समय हमें लगता है कि हमारी भूख मर गई, भूख मरी नहीं रहती है, भूख को मारता है ग्लूकोज लाकर, मतलब ग्लूकागान लाकर बेचारा दे देता है, इसीलिए इसका नाम ग्लूकागान भी पड़ा है। तो लाकर दे देता है जिससे लगता है हमें कि अब भूख हमें नहीं है, भूख हमारी मर चुकी है, जबकि वास्तव में मर गई रहती है क्योंकि पूर्ति करा देता है रक्त में ग्लूकोज की। अब बताइए ये तो उल्टा काम किया, वो एक थोड़ा रक्त से बाहर कर रहा, एक थोड़ा रक्त से बाहर ग्लूकोज को कर रहा, ये लिया कर ग्लूकोजवा को मिला दे रहा है रक्त में। तो ये तो दो काम हो गया और दोनों के दोनों विरोधी काम। तो एक को लिखते हैं ग्लूकागान और एक को लिखते हैं इंसुलिन। तो ग्लूकागान का काम रक्त में ग्लूकोज बढ़ाना, आई का हुई रक्त से ग्लूकोज हटाना, ग्लूकोज हटाना। तो बताइए दोनों उल्टा काम किए कि नहीं? वो बेचारा बढ़ा रहा है ये घटाने के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में। इसीलिए इन दोनों हार्मोन को विरोधी हार्मोन कहते हैं, एक दूसरे के विरोधी हार्मोन। तो अगर पूछा जाएगा बताइए ग्लूकागान का विरोधी हार्मोन कौन है? इंसुलिन। इंसुलिन और ग्लूकागान एक दूसरे के विरोधी हार्मोन होते हैं। तो यहाँ तक देखिए आपका पूरा हार्मोन्स क्या हुआ, ख़त्म हम किए पूरा का पूरा। अब इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की बात करेंगे।